नमस्कार। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प विचारों पर बात करने वाले हैं। जी। ये विचार जुड़े हैं हमारे अंदर की शक्ति से, एक गहरी शांति से जो हमेशा मौजूद है। बिल्कुल, वर्तमान क्षण में। हाँ, पर वो अक्सर हमारे मन के शोर में कहीं खो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे मन के इन बंधनों से मुक्त हुआ जाए और वो शांति पाई जाए। हाँ, मतलब उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा सजग हो सकें। और अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बेहतर समझ सकें। सही। और शायद जीवन में जो दुख तकलीफ है उसे कम कर सकें। तो शुरुआत एक बड़े ही अनोखे विचार से करते हैं कि असली आज़ादी तब शुरू होती है जब ये एहसास हो कि हम वो नहीं हैं जो सोच रहा है। ये काफी गहरा पॉइंट है। हाँ, चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इन विचारों में एक शब्द आता है सत, बीइंग। ये है क्या असल में? हाँ, सत। इसे समझाया गया है कि ये वो जीवन है जो जन्म मृत्यु के परे है। अच्छा। हमेशा मौजूद, अनादि, अनंत। कुछ लोग शायद इसे ईश्वर कहें, पर सत शब्द ज्यादा खुला अर्थ देता है। तो ये हमारा असली स्वरूप है? हाँ, कहा तो यही गया है, हमारा सच्चा स्वरूप। और सबसे जरूरी बात, ये कहीं दूर भविष्य में नहीं है। यही है, अभी। इसी पल में सुलभ है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। पहचान क्यों नहीं पाते? और इसे महसूस कैसे करें? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे मन से, मतलब सोचने विचारने से नहीं पकड़ा जा सकता। अच्छा, मन कोशिश तो करता होगा। मन कोशिश करता है, पर यह मन की पकड़ से बाहर है। इसे महसूस तभी किया जा सकता है जब मन शांत हो। पूरी तरह शांत? हाँ, जब ध्यान पूरी तरह से वर्तमान क्षण में हो, जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तब इसका अनुभव होता है। और इसी अनुभव को साक्षात्कार कहा गया है, एनलाइटनमेंट। हाँ, इसी सत्य के बोध को या उस होने की अनुभूति को फिर से पाना और उसमें टिके रहना, यही साक्षात्कार है। तो ये कोई मतलब जादुई शक्ति पाना या कुछ वैसा नहीं है जो अक्सर लोग समझ लेते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जादुई शक्तियों के बारे में नहीं है। हमारा अहम, हमारा ईगो जरूर ऐसा सोचना चाहेगा, हाँ, वो तो चाहेगा ही। पर ये असल में अपने उस असली, निराकार, अविनाशी स्वरूप से एक होने का अनुभव है। उस बड़ी सत्ता से जुड़ना। हाँ, जो हम ही हैं, पर हमसे कहीं ज्यादा विशाल भी। विरोधाभास है, पर ऐसा ही है। नाम और रूप के पर्दे के पीछे का सच। अगर ये हमारा स्वाभाविक रूप है तो फिर हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? रुकावट क्या है? सबसे बड़ी बाधा है अपने मन से पूरी तरह जुड़ जाना। मन से पहचान। हाँ, मन से पहचान बना लेना। ये आदत हमें लगातार बिना रुके सोचने पर मजबूर करती है। और इसी लगातार सोचने से एक झूठे मैं, मतलब अहम या ईगो का जन्म होता है। अच्छा, तो ये जो मन से पहचान है, ये एक तरह का पर्दा बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। यही दिलचस्प बात है। ये पहचान धारणाओं का, शब्दों का, जजमेंट्स का, परिभाषाओं का। हाँ, इन सब का एक धुंधला पर्दा बना देती है। और यही पर्दा हमें खुद से, दूसरों से, प्रकृति से और उस परम सत्ता से। हाँ, उससे सच्चे रूप में जुड़ने से रोकता है। इसी से वो अलगाव का भ्रम पैदा होता है कि मैं अलग हूं और बाकी सब दूसरा है। हम भूल जाते हैं कि हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, भूल जाते हैं कि शरीर और पहचान के नीचे हम सब एक ही जीवन से जुड़े हैं। यही जुड़ाव महसूस करने में सबसे बड़ी बाधा है। इन विचारों में मन को एक उपकरण, एक टूल की तरह बताया गया है। हाँ, कि सही इस्तेमाल हो तो बहुत उपयोगी, पर गलत इस्तेमाल हो तो विनाशकारी। सही। और फिर एक चौंकाने वाली बात है कि हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते, हम इसका इस्तेमाल करते ही नहीं, ये हमारा इस्तेमाल करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम सोचते हैं कि हम ही अपना मन है। ये एक बीमारी जैसा है, एक भ्रम, जैसे कोई कारीगर अपने औजार के वश में आ जाए और खुद को औजारी समझने लगे। हाँ, औजार ने हम पर काबू पा लिया है, हम उसके गुलाम बन गए हैं और उसे ही अपना आप मान बैठे हैं। तो आजादी कहाँ से शुरू होती है फिर? आजादी की शुरुआत इसी एहसास से होती है कि आप वो नहीं हैं जो लगातार सोच रहा है। आप वो सोचने वाले नहीं हैं। नहीं, आप वो नहीं हैं। ये ज्ञान आपको उस सोचने वाले को देखने की, उसका निरीक्षण करने की क्षमता देता है। और जिस पल आप उसे देखना शुरू करते हैं, उसी पल चेतना का एक ऊंचा स्तर सक्रिय हो जाता है। आप सिर्फ विचार नहीं रह जाते, आप विचार को देखने वाले बन जाते हैं। इसका मतलब विचारों के पार भी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। तभी एहसास होता है कि विचारों के परे ज्ञान का एक विशाल लोक है। विचार तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और जो अच्छी चीजें हैं,
जैसे सुंदरता, प्रेम। रचनात्मकता, आनंद, मन की शांति, ये सब मन के परे से ही उपजती हैं। आप जागने लगते हैं। उस सपने से जागना जिसमें हम खुद को सिर्फ अपने विचार समझ रहे थे। सही कहा, उसी सपने से। तो इस जागरूकता का अभ्यास कैसे करें रोजमर्रा की जिंदगी में? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं, बस थोड़ा ध्यान देना है। पहला कदम है अपने दिमाग में जो आवाज लगातार चल रही है उसे सुनना शुरू करना। वो जो कमेंट्री चलती रहती है। हाँ, खासकर वो विचार जो बार बार आते हैं, जैसे कोई पुरानी टेप रिकॉर्डिंग। लेकिन सुनना है बिना जजमेंट के, बिना अच्छा बुरा कहे, बस एक साक्षी की तरह। इसी को सोचने वाले को देखना कहा गया है। बिना जजमेंट के सुनना क्यों जरूरी है? अगर विचार गलत लग रहा हो तो? क्योंकि अगर आप उसे आंकेंगे या बुरा कहेंगे तो इसका मतलब है कि वही सोचने वाला, वही आवाज पीछे के दरवाजे से फिर आ गई। हाँ, आलोचना भी तो एक विचार ही है ना। इसलिए बस सुने। जल्दी ये एहसास होगा, एक आवाज है और मैं हूं जो उसे सुन रहा हूं या देख रहा हूं। और ये मैं हूं का एहसास, ये विचार नहीं है? नहीं, ये मैं हूं का बोध, ये स्वयं होने का एहसास, ये कोई विचार नहीं है। ये मन के परे से उपजता है। तो जब हम इस तरह साक्षी बनकर विचारों को सुनते हैं तो होता क्या है? विचार रुक जाते हैं? रुकते शायद एकदम से नहीं, पर उनका आप पर असर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी पहचान उनसे जोड़कर उन्हें शक्ति नहीं दे रहे होते। आप जागरूक होते हैं, विचार के प्रति भी और खुद के प्रति भी, साक्षी के रूप में। जागरूकता का एक नया आयाम। हाँ, और धीरे धीरे वो विचार शांत होने लगते हैं, विलीन हो जाते हैं। यही है अनैच्छिक, मतलब बिना मर्जी के जो सोच चलती रहती है, उसके अंत की शुरुआत। क्या इससे विचारों के बीच में कोई खाली जगह, कोई गैप महसूस होता है? हाँ बिल्कुल। विचारों के शांत होने पर मन के भाव में एक अंतराल, एक खालीपन, जिसे अमन या नो माइंड का अवकाश कह सकते हैं, वो अनुभव होता है। शुरू में शायद छोटा सा। हाँ, शुरू में शायद कुछ सेकंड का ही हो, पर धीरे धीरे अभ्यास से ये बढ़ता है। और इन अंतरालों में कैसा लगता है? गहरी शांति, स्थिरता, यही वो सत से, अपने असली स्वरूप से जुड़ने का बोध है। वो बोध जो ज्यादातर समय मन के शोर से ढका रहता है। और इस शांति का असर क्या होता है? अभ्यास से ये शांति गहरी होती जाती है। इसकी कोई सीमा नहीं। साथ ही वो जो सत का आनंद है, उसका भी एक हल्का सा अनुभव होने लगता है। इस स्थिति में आप मन से पहचान वाली स्थिति से कहीं ज्यादा सजग, ज्यादा जागे हुए होते हैं। आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं। ये शरीर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। हाँ, कहा गया है कि ये शरीर को जीवन देने वाली ऊर्जा को भी बढ़ा देता है। विचारों के बहाव में ये अंतराल लाने का कोई और तरीका भी है, सिर्फ सुनने के अलावा? एक और तरीका है अपने ध्यान को पूरी तरह से, तीव्रता से वर्तमान क्षण पर ले आना। बस अभी में आ जाना। हाँ, तीव्रता से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाना। इस तरह आप अपनी चेतना को मन की हलचल से हटाते हैं और वो अमन की शांतिपूर्ण खाली जगह बनाते हैं। बिना सोचे जागरूक होना। बिल्कुल। अमन की स्थिति में आप बहुत जागरूक और सजग होते हैं, पर सोच नहीं रहे होते। यही ध्यान का सार है, मेडिटेशन का एसेंस। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें? कोई बिल्कुल साधारण सा उदाहरण। कोई भी साधारण काम, जैसे सीढ़ियां चढ़ना या उतरना। अच्छा। हाथ धोना, या गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद करने के बाद बस कुछ पल अपनी सांस पर ध्यान देना। इन कामों को पूरी तरह से करना मतलब पूरी तरह से, हर इंद्रिय से महसूस करते हुए। पानी की आवाज सुने, हाथ कैसे हिल रहे हैं उसे महसूस करें, साबुन की खुशबू लें। हर कदम, हर हरकत पर ध्यान देना। हाँ, यहाँ तक कि अपनी सांस पर भी। ऐसे करें मानो उस पल में वही दुनिया की सबसे जरूरी चीज हो, पूरी तरह से उपस्थित रहें। इस अभ्यास में सफलता कैसे पता चलेगी कि हम सही कर रहे हैं? इसका पैमाना है आप अपने अंदर कितनी शांति महसूस कर रहे हैं। अच्छा। सबसे जरूरी कदम है मन से अपनी पहचान छोड़ना सीखना। हर बार जब आप मन के बहाव में वो खालीपन लाते हैं, चेतना का प्रकाश और मजबूत होता है। फिर मन की बातों पर हंसी आएगी। हाँ, कहा गया है कि एक दिन आप अपने मन की बातों पर वैसे ही मुस्कुराएंगे जैसे किसी बच्चे की शरारत पर। तब आपका होना उस पर निर्भर नहीं रहेगा। चलिए अब भावनाओं की बात करते हैं, इमोशंस की। विचारों में कहा गया है कि मन का मतलब सिर्फ विचार नहीं, भावनाएं भी इसमें शामिल हैं। हाँ बिल्कुल। ये भावनाएं आती कहाँ से हैं? भावनाएं वहां उपजती हैं जहां मन और शरीर मिलते हैं। ये मन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है। शरीर में मन का प्रतिबिंब? हाँ, कह सकते हैं।
जितनी ज्यादा आपकी पहचान अपनी सोच से, अपनी पसंद नापसंद से, अपने अनुमानों से होगी, मतलब साक्षी भाव जितना कम होगा, उतनी ही भावनाएं हावी होंगी। हाँ, उतनी ही भावनात्मक ऊर्जा की पकड़ मजबूत होगी, चाहे आप उसके बारे में सचेत हों या ना हों। और अगर कोई अपनी भावनाओं को महसूस ही ना कर पाए, कई लोग होते हैं जो कहते हैं हमें गुस्सा नहीं आता या हम दुखी नहीं होते। हाँ, अगर भावनाओं को महसूस नहीं कर पाते, उनसे कटे हुए हैं, तो अंत में वो शारीरिक तकलीफ या बीमारी बनकर सामने आएंगी। अच्छा। बहुत से लोग जो खुद को भावनाओं से मुक्त मानते हैं, असल में उन्होंने बस उन्हें दबा रखा होता है। वो अचेतन में चली जाती हैं। हाँ, तो भावनाओं से जुड़ने का क्या तरीका है, खासकर अगर मुश्किल लगे? अगर मुश्किल लगे तो अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा पर ध्यान देना शुरू करें। अंदरूनी शरीर जिसे कहते हैं इनर बॉडी। अंदर से शरीर को महसूस करना। हाँ, बस महसूस करें। ये आपको अपनी भावनाओं से जोड़ देगा। अगर आप सच में अपने मन को जानना चाहते हैं, तो शरीर हमेशा उसका सच्चा आईना दिखाएगा। उसे देखें या महसूस करें। तो भावनाओं को देखना, ये विचारों को देखने जैसा ही है? हाँ, प्रक्रिया वही है। बस फर्क ये है कि विचार ज्यादातर सिर में होते हैं और भावनाएं शरीर में महसूस होती हैं। हाँ, भावना में एक मजबूत शारीरिक एहसास होता है, इसलिए वो शरीर में ज्यादा महसूस होती हैं। तरीका वही है, आप भावना द्वारा काबू में आए बिना उसे बस वहां रहने दें। हम भावना नहीं हैं। आप भावना नहीं हैं, आप जानने वाले हैं, साक्षी हैं। इस अभ्यास से आपके अंदर जो भी अचेतन है, दबा हुआ है, वो चेतना की रोशनी में आ जाएगा। तो एक आदत बना लेनी चाहिए खुद से पूछने की। हाँ, पूछें, इस पल में मेरे अंदर क्या चल रहा है? और विश्लेषण नहीं करना। नहीं, विश्लेषण नहीं, केवल देखना है। अपना ध्यान अंदर ले जाएं, भावना की ऊर्जा को महसूस करें। और अगर कोई भावना न हो तो? अगर कोई भावना न हो तो अपने ध्यान को शरीर के अंदरूनी ऊर्जा क्षेत्र की गहराई में ले जाएं। यही सत का बीइंग का दरवाजा है। अब एक और अहम मुद्दे पर आते हैं, भय, डर। इन विचारों में मानसिक भय जैसे बेचैनी, चिंता, तनाव और असली खतरे वाले भय में फर्क बताया गया है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। ये मानसिक भय क्यों पैदा होता है जब कोई असली खतरा नहीं है तब भी? ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ हो सकता है, न कि इसलिए कि अभी कुछ हो रहा है। हम होते तो वर्तमान में हैं, पर मन भविष्य में चला जाता है। हाँ, और वर्तमान और भविष्य के बीच की ये जो खाई है, यही चिंता और तनाव पैदा करती है। और इसका हमारे अहम ईगो से क्या लेना देना है? जब तक मन से पहचान है, तब तक अहंकारी मन ईगो ही जिंदगी चलाता है और अपने काल्पनिक स्वभाव की वजह से वो बहुत डरा हुआ महसूस करता है। हाँ, ईगो बहुत संवेदनशील और डरा हुआ महसूस करता है। उसे हर समय खतरा लगता है, चाहे बाहर से वो कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखे। अच्छा। और याद रखें, भावना मन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है। हाँ। तो ईगो लगातार शरीर को सिग्नल भेजता रहता है, खतरा है, मैं खतरे में हूं। इससे एक डर की एक पृष्ठभूमि बनी रहती है। हाँ, लगातार एक भय की भावना बनी रहती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कहा गया है कि सारे डर, खोने का डर, फेल होने का डर, चोट लगने का डर, इन सबके जड़ में मौत का डर है। हाँ, मिट जाने का डर, अस्तित्व समाप्त होने का भय। और मन से पहचान की हालत में मौत का ये डर जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। बिल्कुल, जैसे बहस में हमेशा सही साबित होने की जिद। हाँ, ये बहुत कॉमन है। दूसरे को गलत ठहराने की आदत। इसमें आप उस मानसिक पोजीशन का बचाव कर रहे होते हैं जिससे आपका ईगो जुड़ा है। क्योंकि अगर वो पोजीशन गलत साबित हुई तो ईगो को लगता है कि वो मिट जाएगा, इसलिए अहंग के रूप में आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। गलत होना मतलब मरना। इसी पे लड़ाइयां होती हैं, रिश्ते टूटते हैं। बिल्कुल, अनगिनत। तो इस पैटर्न को तोड़ने का क्या तरीका है? तरीका वही है, मन से पहचान छोड़ना। एक बार आप मन से अपनी पहचान छोड़ देते हैं तो आप सही हो या गलत, उससे आपके होने के एहसास को फर्क नहीं पड़ता। वो जो जबरदस्ती सही होने की जरूरत है, हाँ, वो गहरी अचेतन जरूरत जो एक तरह की हिंसा है, वो खत्म हो जाती है। आप आराम से बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है या आप क्या सोच रहे हैं, बिना डिफेंसिव हुए, बिना गुस्सा हुए। तब होने का भाव मन से नहीं आता। नहीं, वो अंदर की एक गहरी और सच्ची जगह से आता है। अभ्यास के तौर पर अपने अंदर किसी भी बचाव करने की भावना के प्रति सजग रहें। किसका बचाव कर रहे हैं हम? एक झूठी पहचान का, मन में बनी एक तस्वीर का। इस आदत को होश में लाकर, उसका साक्षी बनकर आप उससे अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं। चेतना की रोशनी में वो घुल जाएगी। हाँ, ये अचेतन पैटर्न जल्दी ही घुल जाएगा। अब बात करते हैं वर्तमान में प्रवेश करने की और समय के भ्रम की। कहा गया है कि साक्षात्कार का मतलब है विचारों के परे जाना। हाँ, और साक्षात्कार की स्थिति में जब जरूरत होती है, आप अपने सोचने वाले मन का इस्तेमाल करते हैं।
पर पहले से ज्यादा फोकस के साथ, ज्यादा असरदार तरीके से। वो जो अंदर ही अंदर बातें चलती रहती हैं। हाँ, वो अनैच्छिक बातचीत बंद हो जाती है। अंदर एक शांति, एक स्थिरता बनी रहती है। रचनात्मक सोच के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी। क्रिएटिविटी के लिए विचार और स्थिरता, मतलब मन और अमन, विचार रहित जागरूकता, इनके बीच आना जाना जरूरी है। तभी विचार में असली ताकत आती है। और मुक्ति की चाबी वर्तमान क्षण में बताई गई है। हाँ, बिल्कुल, वर्तमान क्षण में ही मुक्ति है। पर जब तक हम मन में हैं, हम वर्तमान को खोज नहीं सकते। मन भागता है वर्तमान से। हाँ, अपने मन की इस आदत को देखना बड़ा फायदेमंद है। आप पाएंगे कि भविष्य को अक्सर या तो वर्तमान से बेहतर सोचा जाता है या बदतर। ये क्या है? घड़ी समय से अलग? हाँ, मन और मानसिक समय क्लॉक टाइम नहीं, अटूट हैं। मन से पहचान का मतलब है समय में फंसना, मतलब या तो अतीत की यादों में जीना या भविष्य की उम्मीदों में। इससे वर्तमान क्षण को स्वीकारने की, उसका सम्मान करने की इच्छा नहीं होती। बाध्यता क्यों होती है? क्योंकि अतीत आपको एक पहचान देता है और भविष्य मुक्ति का या किसी न किसी संतुष्टि का झूठा वादा करता है। दोनों ही भ्रम है। तो वर्तमान क्षण इतना कीमती क्यों है? 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, क्योंकि सिर्फ वही है। जिंदगी हमेशा अभी है, न कभी अतीत में थी, न भविष्य में होगी। कभी नहीं। जीवन हमेशा वर्तमान है। दूसरा, वर्तमान ही वो अकेला पॉइंट है जो आपको मन की सीमाओं के पार ले जा सकता है, समय के बंधन से मुक्त निराकार लोक में। अतीत और भविष्य भी वर्तमान में ही घटते हैं। हाँ, अतीत में जो घटा वो उस समय के वर्तमान में घटा। भविष्य में जो घटेगा वो उस समय के वर्तमान में ही घटेगा। ये समझ चेतना को बदल देती है, मन से आत्मा में, समय से उपस्थिति में। लेकिन हमें रोजमर्रा के कामों के लिए तो घड़ी का समय इस्तेमाल करना ही पड़ता है ना? अपॉइंटमेंट, प्लान। हाँ, बिल्कुल। जिंदगी के प्रैक्टिकल कामों के लिए क्लॉक टाइम का इस्तेमाल करना सीखें, लेकिन जैसे ही वो काम खत्म हो, फौरन वर्तमान में लौट आएं। हाँ, तुरंत वर्तमान क्षण के बोध में लौट आएं। अगर आप किसी लक्ष्य पर जरूरत से ज्यादा फोकस हो जाएं, शायद खुशी या कुछ पाने की चाह में, तो वर्तमान बस एक सीढ़ी बन जाता है। हाँ, भविष्य तक पहुंचने का साधन मात्र। तब क्लॉक टाइम साइकोलॉजिकल टाइम बन जाता है। जिंदगी की यात्रा एक दौड़ बन जाती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की। हम रास्ते के फूलों को देखना भूल जाते हैं। हाँ, न देख पाते हैं, न उनकी खुशबू ले पाते हैं। ये एक जरूरी सवाल उठाता है, क्या हम हमेशा कहीं और होने की कोशिश में रहते हैं? क्या जो भी करते हैं वो बस मंजिल तक पहुंचने का साधन है? क्या संतुष्टि हमेशा आगे, भविष्य में दिखती है? इन सवालों पर सोचना बहुत फायदेमंद है। मन से पहचान की स्थिति में वर्तमान में जो शक्ति है, जो अनंत रचनात्मकता है, वो मानसिक समय से ढक जाती है। जिंदगी बासी लगने लगती है। हाँ, ताजगी खो देती है। वही पुराने विचार, भावनाएं, रिएक्शन बार बार दोहराए जाते हैं। तो भविष्य असल में है क्या, अगर सब वर्तमान है तो? जिसे आप भविष्य के रूप में देखते हैं, वो असल में इसी क्षण में आपकी चेतना का ही एक हिस्सा है। अच्छा, कैसे? अगर आपका मन अतीत का बोझ ढो रहा है, तो आप वैसा ही भविष्य देखेंगे, वैसा ही बनाएंगे। इस क्षण में आपकी चेतना की क्वालिटी ही आपके भविष्य को आकार देती है। और चेतना की क्वालिटी निर्भर करती है उपस्थिति पर। हाँ, आप कितने प्रेजेंट हैं इस पर। सच्चा बदलाव सिर्फ वर्तमान में मुमकिन है। ये मानना शायद मुश्किल हो कि समय ही हमारी सारी दिक्कतों और पीड़ा की जड़ है। हाँ, क्योंकि ये बहुत गहरा पैटर्न है। जब तक मन की असली गड़बड़ी, मतलब अतीत भविष्य से चिपके रहना और वर्तमान को नकारना ठीक नहीं होती, तब तक समस्याएं बस रूप बदलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल, दिक्कतें बदलेंगी पर रहेंगी जरूर। मूल समस्या एक ही है, समय के बंधन में जकड़ा हुआ मन। समय में समाधान नहीं है, केवल वर्तमान में है, क्योंकि समय ही समस्या है। अंत में बात करते हैं समर्पण की, सरेंडर या एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या बताया गया है? इसका अर्थ है बिना शर्त के जो है उसका अंदर से स्वीकार। जो है मतलब परिस्थितियां नहीं, ये जीवन के बारे में है, इस क्षण के बारे में। जीवन की परिस्थितियों के बारे में नहीं। परिस्थितियां समय में होती हैं, जीवन अभी है। उदाहरण? जैसे बीमारी, ये एक जीवन परिस्थिति है। इसमें अतीत है, कब शुरू हुई, भविष्य है, कब तक रहेगी, लेकिन वर्तमान क्षण में कोई बीमारी नहीं होती। ये कैसे? क्योंकि वर्तमान क्षण में कोई समस्या नहीं होती। किसी हालत को नाम देना, जैसे बीमारी, उसे ताकत देता है, उसे समय में टिकाए रखता है। तो क्या करें? वर्तमान क्षण पर फोकस करें और उसे मानसिक नाम न दें। तब वो बीमारी बदल जाती है शारीरिक पीड़ा में, या कमजोरी में, बेचैनी में, या अक्षमता में। समर्पण इसी को करना है। हाँ, इसी को, बीमारी के विचार को नहीं। तो पीड़ा का क्या करें? उसे कैसे स्वीकारें? पीड़ा को आपको वर्तमान क्षण में गहरी चेतन उपस्थिति में ले जाने दे।
उसे आत्मानुभव के लिए इस्तेमाल करें। समर्पण जो है उसे बदलता नहीं, सीधे तौर पर नहीं, वो आपको बदल देता है। और जब आप बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। हाँ, क्योंकि दुनिया एक आईना मात्र है। अगर जीवन की परिस्थिति बहुत खराब लगे, असहनीय लगे, तब समर्पण कैसे मदद करता है? तब तो कुछ करना चाहिए ना? देखिए, केवल समर्पण ही उस अचेतन विरोध को, उस रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है जो उस परिस्थिति को बना रही है और कायम रख रही है। समर्पण और कर्म करना ये साथ साथ चल सकते हैं। बिल्कुल। समर्पण एक्शन लेने, बदलाव लाने, लक्ष्य पाने के साथ पूरी तरह मेल खाता है। पर समर्पित स्थिति में जो कर्म होता है उसमें एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग क्वालिटी। इसे समर्पित कर्म कहा गया है। हाँ, जब विरोध नहीं होता तो चेतना की गुणवत्ता बढ़ जाती है और यही दुनिया में बदलाव लाने की पहली शर्त है। प्रकृति से सीखने की बात भी कही गई है। हाँ, प्रकृति से सीखें, देखें कैसे सब कुछ पूरा होता है बिना किसी शिकायत, बिना किसी नाखुशी के। और अगर बाहरी हालात बदलना मुमकिन ना हो तो समर्पण में और गहरे उतरें, वर्तमान में और गहरे जाएं, आत्मा से और गहरे जुड़ें। जब आप वर्तमान के इस टाइमलेस डायमेंशन में जाते हैं तो बदलाव अजीब तरीकों से आता है बिना आपके ज्यादा कुछ किए। अंदरूनी रुकावटें हट जाती हैं। हाँ, अंदरूनी कारक जैसे डर, गिल्ट, जड़ता, वो आपकी चेतन उपस्थिति की रोशनी में घुल जाते हैं। लेकिन समर्पण और हार मान लेने में क्या फर्क है? कई बार लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये एक जरूरी बारीक बात है। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता या मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये रवैया समर्पण नहीं है। ये क्या है फिर? ये छुपी हुई नाराजगी है, नेगेटिविटी है, एक मुखौटा पहने हुए विरोध है। समर्पण करते समय अंदर देखें कि कहीं विरोध का कोई अंश बचा तो नहीं है। सतर्क रहना होगा। हाँ, सतर्क रहें, वरना वो विरोध किसी अंधेरे कोने में छिपा रह जाएगा और फिर उभर आएगा। रिश्तों में भी समर्पण जरूरी है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में। बेहद जरूरी। अगर आप जो है उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाते तो आप किसी को भी वैसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे जैसे वो हैं। हम आंकेंगे, बदलेंगे। हाँ, आंकेंगे, आलोचना करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी बहस में उलझते हैं, देखें कि जब आपके विचारों पर हमला होता है तो आप कितने डिफेंसिव हो जाते हैं और दूसरे के विचारों पर हमला करने में कितने आक्रामक। हाँ, ये अहंकारी मन है जो काम कर रहा है, ईगो। तो इस अहंकारी मन की प्रतिक्रिया को कैसे बदलें? इस आदत को स्वीकार करके, उसे पूरी तरह महसूस करके, उसे होश में लाकर। फिर एक दिन बहस के बीच में आपको अचानक एहसास होगा कि आपके पास एक चॉइस है। आप अपनी सारी प्रतिक्रिया छोड़ सकते हैं। ये देखने के लिए कि क्या होता है। हाँ, आप समर्पण करते हैं। ये सिर्फ ऊपर से ठीक है तुम सही हो कहना नहीं है। ये उस पूरी लड़ने वाली एनर्जी को छोड़ना है। हाँ, उस पूरी मानसिक भावनात्मक ऊर्जा को छोड़ना है जो लड़ रही थी। अगर अचानक हल्कापन, स्पष्टता और गहरी शांति महसूस हो तो ये सच्चे समर्पण का संकेत है। बिल्कुल। जब आप अपनी मानसिक पोजीशन से अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तभी सच्चा कम्युनिकेशन मुमकिन होता है। विरोध ना करने से शक्तिशाली बदलाव आता है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? निचोड़ यही है कि सच्ची मुक्ति और शांति मन से अपनी पहचान को तोड़ने में है और वर्तमान क्षण को अपनाने में। हाँ, वर्तमान क्षण को जागरूकता और स्वीकृति मतलब समर्पण के साथ अपनाने में। विरोध रहित अवस्था में रहना है। और ये सिर्फ समझने की बात नहीं है, अभ्यास की बात है। बिल्कुल। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये रोज की प्रैक्टिस हैं। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है लगातार अपनी अंदरूनी हालत पर ध्यान देना, अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनना और बिना जज किए अपने अंदरूनी शरीर को महसूस करना। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ें, कुछ सोचने के लिए। हाँ, ये सोचना कि शायद सबसे बड़ी बाधा बाहरी हालात नहीं है, बल्कि उनके प्रति हमारा अंदरूनी विरोध है। तो सवाल ये है कि जो है कि किस एक छोटे से पहलू को इसी पल अभी बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकता है। चाहे वो कोई शारीरिक संवेदना हो या कोई विचार, कोई भावना या कोई बाहरी घटना। क्या हम बस उसे होने दे सकते हैं इसी पल में?